बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पीपीएससी लेक्चरशिप कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा हुआ होगा। आप माशाल्लाह फ्यूचर प्रोफेसर्स हैं। जो टेस्ट हुआ उसकी जो की है वो डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मैं आपके सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और अपने आप को असेस कीजिएगा। जी, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है पीपीएससी का जो टेस्ट हुआ है ये संडे वाले दिन। अभी संडे की नाइट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई मीन मंडे, नेक्स्ट दिन जो है वो मंडे का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले ये देख लें, ये पेपर कोड ए है, पेपर ए है, तो उसके मैं ये सारे कर रहा हूँ। अगर किसी का कोड कोई और है तो उसकी क्वेश्चंस की जो तरतीब है वो डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ डोप्ड द हैवीएस्ट टू सप्लाई चार्ज कैरियर्स। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है वो एमिटर में की जाती है, उसके बाद कलेक्टर में, और सबसे कम डोपिंग बेस में की जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन एन एसी सर्किट पावर इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा ही है। एसी सर्किट्स में हम पढ़ते हैं कि पावर डिसिपेशन या पावर आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ यू वर टू मेक अ वेरी सेंसिटिव गल्वानोमीटर a very sensitive glass thermometer, which of the following liquid would you choose। तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी, क्योंकि इसकी जो एक्सपेंशन है वो बड़ी इजी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज़। इसका करेक्ट आंसर अल्फ़ा है, यानी इन्वर्टेड और रियल। इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसमें टोटल 6 केसेस हैं, जिसमें पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट फोकस से पहले पड़ा हो, उसके बाद फोकस से के ऊपर पड़ा हो, उसके बाद फोकस और 2f के दरमियान पड़ा हो, फिर 2f के ऊपर पड़ा हो, इसी तरह 2f के अवे पड़ा हो, और आखिरी केस है इन्फिनिटी पे पड़ा हो। तो उन सारे केसेस के मुख्तलिफ आंसर हैं। ये वाला जो केस है इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस और 2f के दरमियान में कहीं भी पड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए एक पैरेलल रे काफ़ी होती है और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुज़र रही है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गुज़र रही है वो तो सीधी पास कर जाएगी। जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से गुज़रेगी। अब ये जाके मिलेंगी, मेरे से डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जाके मिलेंगी आपस में दूसरी तरफ 2f से अवे और रियल में मिलेंगी। और इसका इमेज जो है वो रियल होगा क्योंकि ये रियल में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बात याद रखें, कन्वेक्स लेंस की मदद से जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये इन्वर्टेड इमेज है। वैसे भी आप ये याद रख सकते हैं कि फ्रॉम कन्वेक्स लेंस रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स विद मैसेज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। साथ उसने बता दिया है कि स्मॉल एम जो है ये कैपिटल एम से छोटा है और आर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अ फोर्स एफ एक्सेलरेट्स एम, यानी एक फोर्स है जो स्मॉल एम मैस को एक्सेलरेट करवा रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल ए से जाहिर किया गया है। इफ़ दैट सेम फोर्स इज़ अप्लाइड टू कैपिटल एम देन दिस मैस विल। अच्छा, एक ऑप्शन है जी मूव विद ग्रेटर एक्सेलरेशन, दूसरी है मूव विद स्मॉल एक्सेलरेशन, तीसरी भी मूव वाली है, चौथी भी मूव वाली है।
इसका मतलब है ये तो कंफर्म हो गया कि कैपिटल एम मूव करेगा, यानी जो फोर्स है वो इनफ है कैपिटल एम को भी मूव करवाने के लिए। तो इसमें आप देखें सबसे पहले इस फोर्स ने स्मॉल एम में ए एक्सेलरेशन पैदा किया। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मैं इसको थोड़ा सा पूरा वर्ड करके लिख लेता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो जो कैपिटल एम है ये स्मॉल एम से ज़्यादा है, और उसने बता दिया था कि जो फोर्स है वो सेम है। अगर फोर्स सेम है तो आप ऊपर वाली टर्म को सेम कर सकते हैं। अब मैस जो है ये ज़्यादा है, इसका मतलब है मैस की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कम आएगा। सो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर चार्ली है, मूव बट विद अ स्मॉलर एक्सेलरेशन दैन एम। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्व इज ग्लाइकोमा। ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है जी। ये अब जाहिर बात है ये याद रखने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बर्नौलीज इक्वेशन इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जी। हम ये बर्नौलीज इक्वेशन को बाकायदा डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी वेयर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। तो ऐसा करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जैसे ए डॉट बी, तो हम जानते हैं ये वाला फार्मूला कि डॉट प्रोडक्ट लेने का एक ये भी तरीका है कि आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 5 और -4 है, और यहाँ पे 1 1 और 1 तीनों के 1 है, तो ये बन गया जी 5, उसका 1 था, इसका y वाला -4 था और उसका 1 था, इसका z वाला 0 था और b का z वाला 1 था। इस तरह से 5 प्लस बल्कि माइनस हो जाएगा -4, और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1, और ये डेल्टा आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये हम एफएसए में भी करते हैं, बीएससी में भी यही बात डिस्कस की जाती है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा होता है, और उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जी द डैश विल कॉज लीस्ट डैमेज टू पर्सन एक्सपोज्ड टू द रेडियो एक्टिव रेज। तो इसमें चूंकि गैमा रेज जो है वो सबसे कम आयोनाइजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि गैमा रेज जो है वो सबसे कम डैमेजिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कौन सी होंगी, अल्फ़ा रेज। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जी एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर भी गिवन है, प्रेशर तो ऐसा यूनिट में ही गिवन है, केल्विन में हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, और वो कह रहा है जी गैस के नंबर ऑफ मोल्स बताएं। तो इसमें जी सिंपल है जी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। एन इक्वल आ जाएगा पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। अब P जो है वो 100 पैस्कल उसने बता दिया था, वॉल्यूम जो है वो है 100 क्यूबिक मीटर, तो सॉरी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो एक सेंटी का मतलब होता है 10⁻², चूँकि क्यूब था तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। अब ये क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, मैं क्यूबिक मीटर यहाँ पर नहीं लिखता, डिवाइडेड बाय R जो है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है आपने 20 डिग्री सेल्सियस को। तो 20 डिग्री सेल्सियस में जब आप 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन बन जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 293। इसका मतलब है यहाँ पर आपने 293 लिखना है। अब आप देखिए
ये बन गया जी 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ये 4 बन गया और ये -6। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कैलकुलेटर ना भी हो तो आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, जैसे पॉइंट के बाद जो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर दें। 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 293। अब 10⁻⁻2 ऊपर रह गया, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 293। तो ऐसा करते हैं, 0.3 को हम इग्नोर करते हैं आसानी के लिए, सिर्फ 8 को कंसिडर कर लेते हैं। 293 और 8, ये क्या जी 4 2 आ गया, 4 7 आ गया, 16 में 7 ऐड करें तो क्या बनेगा 23। तो इस तरह से 2344 1/2344। अच्छा, अब इसमें देखें, ऊपर है जी 10⁻⁻2। मैं ऐसा करता हूँ नीचे डेसिमल यहाँ पे है ना, इसको 1 2 3 डिजिट यहाँ पे मूव करता हूँ, तो नीचे जो है अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे लगा दूँ तो 10 की पावर जो है +3 आ जाएगी। ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 बन जाएगी। अब यहाँ पे है जी 1 डिवाइडेड बाई 2.3, तो इसे आप 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, इसे आप 2.3 भी ले सकते हैं। अगर मैं इसे फ़र्ज़ करूँ 2 कंसिडर करूँ, फिर क्या होगा? अगर आप इसे 2 कंसिडर करें तो ये बनेगा जी 0.5। इस तरह से तकरीबन 5 × 10⁻⁻6 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि गिवन ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था जी? प्रेशर वाला जी। एक सेकेंड, मुझे लगता है हमने कोई मिस्टेक कर दी है। हाँ नहीं, सही किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अल्फ़ा ऑप्शन में 10 की पावर -3 है। मुझे नहीं पता कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। बीटा में 10 की पावर -5 है, चार्ली में 10 की पावर -4 है और डेल्टा में 10 की पावर -6 है। हमारा आंसर, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया था, तो वो 5 समथिंग आ रहा था। ये देखें 5 × 10⁻⁻6, क्योंकि मैंने नीचे छोटी वैल्यू कंसिडर की है, नीचे 2.3 था, मैंने 3 को इग्नोर किया पॉइंट के बाद वाले को, तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा बड़ा आया है। हमारा असली आंसर इससे थोड़ा छोटा होना था, और वही यहाँ देखिए डेल्टा में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस तरह थोड़ी बहुत प्लस माइनस वेरिएशंस करके कैलकुलेटर के बगैर भी हम ठीक आंसर निकाल सकते हैं। डेल्टा आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जी, द स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन इफेक्ट हैज़। देखिए, हम जानते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है, जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की गई थी, वो यही थी। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट फोटोन। हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी जो है उसका फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह वेवलेंथ से इन्वर्स रिलेशन है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है एनर्जी में कमी आई, एनर्जी में कमी आई यानी फ्रीक्वेंसी में भी कमी आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है बीटा, लेस एनर्जी दैन द इंसिडेंट फोटोन एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। 13 में कह रहा है जी, विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ मैस, विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ मैस। अल्फ़ा, बीटा और चार्ली ये तीनों मैस के यूनिट है। डेल्टा जो है डाइन, ये फोर्स का यूनिट है। 1 न्यूटन जो है ये 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये फोर्स का यूनिट है, मैस का यूनिट नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो ये तो बड़ा सिंपल है। फोर्स के अगर हम बेस यूनिट्स लिखें तो F इज़ इक्वल टू ma के मुताबिक
फोर्स के बेस यूनिट बनेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपके पास बेस यूनिट्स आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप डायमेंशन बना सकते हैं, और वो हमारे पास बन रही है चार्ली। किलोग्राम मास का यूनिट है, उसकी जगह कैपिटल M आ गया। मीटर लेंथ का यूनिट है, उसकी जगह कैपिटल L आ गया। और सेकंड टाइम का यूनिट है, उसकी जगह कैपिटल T आ गया, MLT की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम फार्मूला लिखते हैं, जो होता है G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अगर हम ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रख दें तो फिर यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाता है। वैसे स्मॉल r का मतलब है ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर गौर किया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, प्लैनेट की हर चीज़ पे। हम कह सकते हैं प्लैनेट के मास पे भी कर रहा है, प्लैनेट के रेडियस पे भी कर रहा है, इसके लिहाज से देखा जाए तो प्लैनेट की शेप पे भी कर रहा है, प्लैनेट के साइज़ पे भी कर रहा है। और अगर मास पे कर रहा है, वॉल्यूम पे कर रहा है, तो इसका मतलब है डेंसिटी पे भी कर रहा है। तो इसके अलावा रोटेशन पे भी करता है, क्योंकि इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होती है और पोल्स पर कुछ और होती है। पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसका मतलब है इसमें सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम। उसका टाइम पीरियड है जी 3 सेकेंड। What is the time period when measured by an observer moving with a speed of 0.95 c with respect to pendulum? तो इसका करेक्ट आंसर तो मैं पहले लिख चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये करेक्ट आंसर कैसे है। अच्छा, इसमें देखिए इसमें आइंस्टाइन की जो एनर्जी वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका रिलेशन यूज़ होगा 1 - v² डिवाइडेड बाई c², सारे का स्क्वायर रूट। अब आप देखें t0 कितना था, यानी इनर्शियल फ्रेम में उसका जो टाइम आ रहा था वो था 3 सेकेंड। इसका मतलब है इसकी जगह आ जाएगा 3 सेकेंड। v वेलोसिटी है 0.95 c, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95 इंटू 0.95 मल्टीप्लाइड बाय c² डिवाइडेड बाय c², सारे का स्क्वायर रूट। ये c² इससे कैंसिल हो गया। 0.95 के ये जो पॉइंट है ये हम ख़त्म कर देते हैं, नीचे 2 दफ़ा 100 आ जाएगा। अब ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, जब ये 10,000 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो नीचे 100 रह जाएगा। पहले एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे 10,000, इधर 10,000 आ जाएगा, माइनस 95 को 95 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया जी कितना 5 2 गया, और ये 47 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 आया, और 85 5209 9025 और नीचे ये स्क्वायर रूट है। ये 10,000 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और नीचे 100 आ जाएगा, और वो ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे देखें 10,000 में से 9,025 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 975, ऊपर है 300। 975 में से आपने चेक करना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि जिससे मल्टीप्लाई करें और 25 आ जाए। तो ये तकरीबन 37 पे जाएगा, ये बाहर आ गया। ये 60 पे गया, 60 डिवाइडेड बाय 37। अब आप देखें नीचे 37 है,
अगर 36 होता तो उसका तकरीबन क्या आना था 6, इसने कैंसिल करके आंसर देना था 10। अब नीचे 6 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा, इसलिए ऊपर 10 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। देखें अल्फ़ा ऑप्शन जो है, अल्फ़ा ऑप्शन, ये देखें, मुझे इसकी विड्थ कम करने दीजिए जी। अल्फ़ा ऑप्शन जो है ये काफ़ी छोटा है, बीटा ऑप्शन उससे भी छोटा है, सॉरी बड़ा है, चार्ली उससे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा और क्लोज ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द रिएक्टेंसेस ऑफ 52 मिली हेनरी एंड 76 माइक्रो हेनरी माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट इक्वल डैश फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछने की कोशिश फरमा रहा है। तो इसमें 52 मिली हेनरी और 76 माइक्रो हेनरी, आप यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं जी कि हमारे पास है 52 मिली हेनरी, 52 मिली हेनरी, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें आपने लिखा 2 पाई 52 मिली हेनरी यानी 10⁻³ और 76 माइक्रो हेनरी यानी 76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। ओके, अब ये होता है जी 2 पाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9। अब ऐसा करें 10⁻⁻9 जो है उसको 10⁻⁻8 और -1 कर लें, और साथ ही 52 और 76 को मल्टीप्लाई करें ज़रा। ये क्या बनेगा जी, 52 मल्टीप्लाइड बाई 76, 1 गया, ये बन गया 4, 1 आया, 2593 3952। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 3952 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 इधर रहने दिया, और बाहर आ जाएगा 3952 3.14 लिख दिया पाई की जगह, बाहर आ गया 10⁻⁻4, वो -8 का हाफ पावर बाहर आ गई स्क्वायर रूट की वजह से, और अंदर बच गया 3952 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। अब इसमें क्या होगा, बस आप देखते जाएं, 10⁻⁻4 ऊपर चला गया, ये बन गया 10⁻4। ये जो 2 × 3 है, इसे मैं 3.14 को 3 कंसिडर कर लेता हूँ और इसे मैं 6 बना देता हूँ, और स्क्वायर रूट के अंदर देखें 395.2 395.2, यानी इसे मैं तकरीबन 395 कह देता हूँ, और फिर मैं तकरीबन इसे 400 कह देता हूँ ताकि सॉल्व हो सके। और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20। अब ऊपर है 10,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 0 गया, और ये इसे कैंसिल करेगा 500 पे, इसी तरह ये इसे कैंसिल करेगा 250 पे, ये इसे कैंसिल करेगा तकरीबन 8, पहले 8 पे गया, उसके बाद 3 पे गया, फिर पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ कि उसमें क्या होगा। अब आप देखें, इसमें एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है 40 की, दूसरी ऑप्शन 80 की, तीसरी 125, बहुत दूर है, 80 से बहुत दूर है। इसका मतलब है हमारा बेस्ट और करेक्ट आंसर है 80। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हम जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1/6। हम जानते हैं कि मून पर अर्थ के मुकाबले में ग्रेविटी 1/6 टाइम्स होती है द वेट ऑफ 70 kg मैन ऑन मून। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है mg, मैस कितना है जी। अब मून की बात हो रही है तो जी के नीचे छोटा सा m लगा देते हैं। मैस कितना है 70, अर्थ की वैल्यू होती है 9.8 और 6 से आप डिवाइड कर दें। अब ऊपर जो 9.8 है उसे राउंड ऑफ करके 10 कर लें, नीचे 6 आ चुका है। ऊपर है 700, नीचे 6। इसको सीधा सीधा आप डिवाइड कर लें और चेक कर लें कि क्या आ रहा है। ये पहले 1 पे जाएगा, फिर आ गया, फिर 1 पे जाएगा, फिर 40 बन गया, फिर 6 पे जाएगा, अप टू सोन। तो 116 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 किया था, तो इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए बेस्ट आंसर यही है। 116 के करीब तरीन आंसर कौन सा है? 114.33, यानी बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है टू कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम की वैल्यू उसने बता दी है, इसी तरह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी भी बता दी है इन वन सेल। इट फॉलोज दैट इन द अदर सेल, वो कह रहा है जी दूसरे सेल में क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि ये आपको फार्मूला पता है, ई एल इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ से आप ऐसा करें कि डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ, मैं अभी मिटाने लगा हूँ। ये देखें, इसे नेगेटिव साइन को इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। आपके पास ये आ जाएगा ई एस ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ई एम एफ की वैल्यू उसने बताई है 4 वोल्ट और म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 है, कैंसिल करके 2 एम्पेयर पर सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में थोड़ी गलती थी, उसने लिखा हुआ था बीटा में अ करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 कूलम पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ ऐसा ही होगा, बीटा ही, लेकिन यहाँ पे 2 एम्पेयर पर सेकंड लिखा होना चाहिए था। 21 में कह रहा है द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर, बेसिकली वो इंडक्टेंस पूछ रहा है आपसे, एल की वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर 2000 ओहम रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रही है, यानी एक्स एल की वैल्यू उसने पूछी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उसने बता दी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा रश ज़्यादा ही हो गया ये मैं थोड़ा नीचे ले आया हूँ, इसे राइट साइड पे रखना चाहिए था। एनीवेज देखते हैं जी। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एक्स एल इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एक्स एल इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ एल। यहाँ से इंडक्टेंस बन गया एक्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ। अब एक्स एल यानी कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है 2000, ऊपर आ गया 2000, नीचे 2 पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 मेगा, 20 मेगा यानी 20 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6। अब देखें, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 0 इससे कैंसिल हो गया, इस 2 ने इसको कैंसिल किया 100 पे, ये बन गया जी ऊपर 100 आ गया, नीचे वाला 10 रेज़्ड टू पावर 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। नीचे मैं इसे 3.14 के बजाय 3 ही कंसिडर कर लेता हूँ आसानी के लिए, 3 को 2 से ज़रब दें, नीचे 6 आ गया। तो ऊपर आप देखें 10 की पावर कितनी बन रही है? -4, और ये है 1/6। अब आप इसको डिवाइड करें बड़ी आसानी से, 6 बाहर है 1 अंदर है, पॉइंट लगाया 0 आया, 1 पे गया, अब 4 आया, अब 6 पे गया, यानी 0.16। तो मैं इसका 0.16 कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 2 डिजिट राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये पावर को -6 कर देगा, यानी माइक्रो में 16 पॉइंट समथिंग माइक्रो में। तो अब आप देखें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा।
पहले में लिखा हुआ है 1.59 माइक्रो, दूसरे में 15.9 माइक्रो, यानी तकरीबन 16 माइक्रो, तीसरे में बहुत ज़्यादा, चौथे में उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा बेस्ट और करेक्ट आंसर है बीटा, ये वाला। इसके बाद है जी 22, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज़ अ पावर का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। 20 सेंटीमीटर है तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, वो 100 ऊपर चला गया कैंसिल करके 5, और पावर का ऐसा यूनिट होता है डायऑप्टर, 5 डायऑप्टर बीटा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ CH4, तो ये कोवलेंट है, ये FSC में केमिस्ट्री में भी सबने पढ़ी होगी और इसके अलावा फिज़िक्स में भी हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अगर पर सेंटीमीटर में 10 टर्न्स हैं तो पर मीटर में कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा यानी 1000। इन द सोलिनॉइड इज़ 5 एम्पेयर, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। ये मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ या ग्रीन से। अब एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ से आपने म्यू नॉट की वैल्यू लिखी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर लेंथ है 1000, उसे मैं 10⁻³ लिख देता हूँ, और करंट आपको गिवन था 5। 5 और 4 मल्टीप्लाई हुए 20 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 बचेगा। इसका 1 ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो ये +1 आ जाएगा, यानी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। 2 पाई का मतलब होता है 6.28, और ये करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है डेल्टा में 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला यानी मिली टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी गिवन है। डिटर्मिन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, एज की वैल्यू भी गिवन है, आपने मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बतानी है। तो ये भी मैं अब थोड़ा नीचे करके कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 जी, क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर में फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर और इक्वल टू एज कट। अब एज कट क्या होता है, एज डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब डेल्टा उसने पूछा जी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कम से कम इसमें जब आप फाइंड करेंगे तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पूछी है उसने, डेल्टा पी आपके पास आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, उसने इसे डेल्टा वाई का नाम दिया था। एच की जगह 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 2 पाई का मतलब है 6.28, और डेल्टा एक्स की वैल्यू उसने बताई थी 1.5 इंटू 10⁻⁻11, 1.5 इंटू 10⁻⁻11। तो इसमें भी थोड़ी सी सपोजिशन हम करेंगे ताकि आसानी हो जाए। ऐसा करें, ये ऊपर पॉइंट के बाद जो 6 है ये 5 से बड़ा है, उसे राउंड ऑफ करके पीछे वाले को 7 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय ये 5 से छोटा है 0.2, 8 को ख़त्म भी करें तो 0.3 हो जाएगा, फिर भी 5 से छोटा, इसे 6 ही रहने दें। ये 1.5 है, इसको राउंड ऑफ करके 2 कर लेते हैं क्योंकि पीछे वाला ऑड है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। अब देखें ऊपर है 7 और नीचे है 12, मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर गया तो 10 की पावर -23 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब मुझे ये बताएं अगर ऊपर होता 6, यहाँ भी सपोजिशन लगाते हैं, देखें जितनी सपोजिशंस लगाएंगे आपका आंसर उतनी जल्दी आएगा। 1/2 ये 0.5 देगा,
और 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻24, यानी पावर होनी चाहिए 10⁻⁻24 और 5 के आसपास आंसर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखें पावर थी 10⁻⁻24, सब में यही पावर है, और बेस्ट आंसर जो है वो 7 है, जो 5 के करीब तरीन है। हमने बहुत सारी इग्नोर की हैं चीज़ें, इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज़ यही हमारा बेस्ट आंसर है। ठीक हो गया, तो डेल्टा आंसर आपका हो गया। 26 में कह रहा है 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 14 के सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, और ये बड़ा आसान है। जब दो पैरेलल वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करे तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्योंकि उनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, और अवे दूसरे किनारों पर साइड्स पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, और हमेशा मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड लगती है। 27 में कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज़ वॉल्यूम v इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, यानी r को 3 टाइम्स कर दिया, व्हाट इज़ द वॉल्यूम नाउ। स्फीयर ऑफ रेडियस, अच्छा स्फीयर जो है इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है रेडियस के क्यूब के लिहाज से। अब रेडियस को वो कर रहा है 3 टाइम्स, इंक्रीज टू 3 टाइम्स। जब आप रेडियस को 3 टाइम्स करेंगे तो वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा क्यूब में, यानी वॉल्यूम 9 टाइम्स हो जाएगा। पहले वॉल्यूम v था तो अब 9v हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बनेगा चार्ली, ये वाला। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अ 200 kg मोटरसाइकिल, a 200 kg motorcycle traveling at 30 मीटर पर सेकेंड hits a tree is brought to rest, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और उसने रिटार्डिंग फोर्स पूछी है, या ये पूछा है कि उस ट्री ने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। जाहिर बात है जितनी इसने लगाई है उतनी ही उसने लगाई होगी। तो हम ऐसा करते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma, इसको यूज़ करके हम निकाल लेते हैं। a की जगह आएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। मैस कितना है जी 200, मैस की जगह 200 आ गया, फाइनल वेलोसिटी है 0, मैस की जगह 200, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल थी 30 और टाइम था 0.1। तो देखें ये बनेगा 200 मल्टीप्लाइड बाई -30 डिवाइडेड बाय, अब ये 0.1 जो है जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर एक और ज़ीरो आ जाएगा, यानी ऊपर बन जाएगा 2000। इसको जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -6 इंटू 10⁻⁴। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरह से आप देखें ये बन गया चार्ली, 6 इंटू 10⁻⁴, ये आंसर है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है इफ़ द ड्राइवर इन द बस यू आर ट्रैवलिंग इन सडनली एक्सेलरेट्स, यानी आप एक बस में बैठे हुए हैं, पहले वो बस फ़र्ज़ करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, और ड्राइवर बस को सडनली एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आपके साथ क्या होगा, आप कैसा फील करेंगे, या आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक हो गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यू आर थ्रोन फॉरवर्ड, ये तो सरासर गलत है। यू आर पुश्ड बैकवर्ड, हमें ऐसा ही फील होता है कि हमें बैकवर्ड किसी ने पुश किया है। यू रिमेन वेयर यू वर, या इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन। देखें अगर तो सूडो फोर्स का जिक्र किया जाए और नॉन इनर्शियल फ्रेम अंदर की ही बात की जाए, अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर के माइंड पर भी डिपेंड करता है कि उसने किस माइंड के मुताबिक क्वेश्चन बनाया है। मेरी नज़र में इसका आंसर होना चाहिए चार्ली, यू रिमेन वेयर यू वर, क्योंकि
इनर्शिया की वजह से आपका बॉडी उधर ही रहना चाहता है, सही है। इसलिए हमें फील होता है कि हम बैकवर्ड पुश हो रहे हैं। असल में चूंकि हम सीट के ऊपर बैठे हुए हैं तो सारी की सारी बस जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो हमारी सीट भी साथ ही आगे एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन हमारा बॉडी जो है इनर्शिया की वजह से उधर ही रहना चाहता है। तो हम उधर ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमें बैकवर्ड पुश मिल रहा है। तो अब देखें वो इसका आंसर बीटा करेक्ट करते हैं या चार्ली करेक्ट करते हैं। मेरी नज़र में इसका आंसर जो है वो चार्ली होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर की नज़र में इसका आंसर बीटा है। तो एनीवेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं द मैस ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 U एटॉमिक मैस यूनिट। ये 21st चैप्टर FS में भी है, आगे क्लासेस में भी है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो आसान अल्फाज में 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो बीटा में लिखा हुआ है। 31 में कह रहे द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज़। हम जानते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं उनमें एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बिल्कुल नहीं होता, वो तकरीबन ओवरलैप कर रहे होते हैं। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो लेस दैन दैट ऑफ इंसुलेटर होता है। अ किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर सरफेस इज़ गिवन। फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वो बात कर रहा है, दैट द लाइट मस्ट हैव टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सरफेस। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ये वर्क फंक्शन जो है ये मिनिमम एनर्जी होती है फोटोन की जो रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए। तो आप सिंपली क्या करें, इस वर्क फंक्शन को पहले जूल्स में कन्वर्ट करें और बाद में इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और वर्क फंक्शन था 4.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम ले आते हैं इधर। जी वर्क फंक्शन था 4.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं एनर्जी का फार्मूला होता है HF, यहाँ से फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय H, लेकिन पहले एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बन गया 4.73 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एज की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। अब आप देखें इसमें भी हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं जो हमने पहले लगाया था, इग्नोर करने वाला। इसको हम राउंड ऑफ करके 5 कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 2 कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 7 कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर जाएगा तो ये बन गया 10⁻34 - 19। देखिए ऊपर बन गया 10 और नीचे बन गया 7। 10 की पावर 34 में से 19 माइनस करें तो ये बनेगा 15। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, तो तकरीबन 1.4 के आसपास होगा। 1.4 इंटू 10⁻15 इसके आसपास आ रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से आंसर गिवन है। जी ये बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है। देखें 10⁻15 था ना, तो देखें ये बेस्ट आंसर है 10⁻15 में। बाकी किसी में भी पावर 10⁻15 है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही है, यानी बीटा। ये देखें हमारा करेक्ट आंसर आया था 1.4 इंटू 10⁻15 और यहाँ पर है 1.14, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया था इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क तो आना था। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू एंड इनसाइड द अर्थ सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो ये फार्मूले BSc की बुक में हैं। ये दो फार्मूला जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर के लिए है और ये डेप्थ के लिए या इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो यहाँ पर रेडियस के साथ सिंगल पावर का डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन है, तो इसलिए पहले 1/r² लिखा और फिर r लिखा, यानी बीटा आंसर। 35 में कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय एफ नॉट इफ़ मैस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। दो काम उसने किए हैं, एक तो दोनों का मैस डबल किया है और दूसरा दोनों के दरमियान डिस्टेंस को डबल किया है। हम देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखें, मैस को डबल करें, दोनों मैसेस को डबल किया, ऊपर 2 और 2 कितना बन जाएगा 4 टाइम्स। नीचे डिस्टेंस को डबल करें, वो पावर में तब्दीली आनी है, नीचे भी 4 टाइम्स। तो ये कैंसिल करके आंसर जो है वो क्या रहेगा, सेम। इसलिए इसका आंसर सेम ही होगा, यानी चार्ली। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। इसके बाद है जी 4 रजिस्टर्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बात याद रखें, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटा आता है, तो इसलिए सिंपल एक ही बात, डेल्टा आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। 38 में कह रहा है जी द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर में पढ़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर डायोड में। डॉपलर्स इफेक्ट इज़ द प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग मेजरिंग ब्लड फ्लो। ये डॉपलर्स इफेक्ट की एप्लीकेशन है एक। 40 में कह रहा है जी व्हेन सिलिकॉन इज़ डोप्ड विद अ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। हम जानते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो होल्स प्रोवाइड करती है, यानी उसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कह सकते हैं। तो सो दिस आंसर इज़ बीटा। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये वीडियो असल में थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएगी, कल तक, मतलब एक ही दिन के अंदर अंदर अपलोड हो जाएगी। तो पहले आप ये वाली वीडियो देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी आपके सारे आंसर ठीक होंगे। तो मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ये असल में जो गन बंद डला है यहाँ पे। तो साथ साथ चूँकि हम देखते आए हैं, अभी तो कुछ रैंडम लग रहा है, लेकिन साथ साथ हमने देखा है। तो अगर आपने किसी को रिव्यू करना है तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर आप रिव्यू कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक नज़र ये सारी स्क्रीन दिखा रहा हूँ जी। ये तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।